तो शी इज कमिंग ऑनलाइन। कैसे हैं अशोक जी? बहुत टाइम हुआ बात हुई आपसे। बात था जी, पिछले सेशन में मैं था नहीं दिल्ली में, तो उस वक्त आपसे जुड़ना नहीं हो पाया। आज भी अभी सुबह नेटवर्क की मेरे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो अभी किसी तरह से पता नहीं कनेक्ट हो पाया। तो अशोक ये जी, मैं सब है। बता रहा था इन लोगों को हम्म। कि जो 1.5 साल पहले की लाइफ है, ऑलमोस्ट हम लोग 70-80% उस लाइफ में आ चुके हैं। मास्क हट चुके हैं यहाँ पे। अब कहीं भी पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहनना रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्डिंग्स में कहीं भी कुछ लोग पहन रहे हैं, पर हार्डली 10%। हम्म। हर जगह बूम हो गया है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बूमिंग, आपको जगह नहीं है। आप ट्रेवल इंडस्ट्री कहीं भी जाओ, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे बूम है। अ, गाड़ी, पीपल आर बाइंग कार्स लाइक एनीथिंग। तो गाड़ियों का आपको समझो रेट है ना, 15 से 20% बढ़ गया है, जो अच्छा। पिछले मेरे ख्याल से 30 ईयर्स में ऐसा नहीं हुआ है। ओ। और सैलरीज जो है, यहाँ $13 पर आवर मिलता था पहले, उसकी जगह अब $16 पर आवर हो गया। तो मतलब एम्प्लॉयज की सैलरी, मिनिमम वेजेस भी कम से कम 20% बढ़ गई है। हम्म। और अ, कोई भी प्रोडक्ट आप लेने जाएं, हर चीज के भाव बढ़ गए हैं। वो इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। हम्म। हर जगह लोगों को बाहर निकलना है, जाना है, खाना है, पीना है, मिलना है। 300 से 500 लोगों की गैदरिंग चालू हो गई है। मतलब पिछले 2 वीक में हम लोग के यहाँ पे हर वीकेंड फुल है। हर वीकेंड हम लोग को कहीं ना कहीं हमारे फंक्शंस में जाना पड़ रहा है। हाँ, तो हाँ, हाँ। मैरिजेस हो रही है, लोग बाग शादियां ऐसे कर रहे हैं कि पूछिए मत। मतलब पिछले जिन जो ऐसा हो रहा है 1.5 साल में, तो हर लोग एक लोबा एक दिन भी वेट नहीं करना चाहते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो फटाफट शादी। तो बहुत मैरिजेस हो रही है, एंगेजमेंट्स हो रहे हैं। और मेरे ख्याल से हर इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट बूम पीरियड है ये। और हाँ, लोगों को मतलब। समझ नहीं आ रहा। नहीं, आप जो कह रहे हैं ना, वो है पर अभी यहाँ पर भी जैसे ही लॉकडाउन खुला था उसके बाद जो तस्वीरें आ रही हैं, वो जो है देख रहे हैं कि जितने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहां पे इतनी भयंकर भीड़ है कि वहाँ होटल्स के कमरे नहीं मिल रहे हैं। ये स्थिति वहां पर आ गई है, जो टूरिस्ट हम्म, डेस्टिनेशन है, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन हटा लोग बिल्कुल भागे हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन। लेकिन वही है कि प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा जैसे अमेरिका और यूएस की दो फर्क जो है, मुझे लगता है दो दो मेजर चीजें। एक तो जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 60% या 70% तक जिस दिन वैक्सीनेशन हो जाएगा उस दिन ये सब चीजें जो है मास्क वास्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लेकिन यह है कि हिंदुस्तान में एक तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं कर रहे, डिसिप्लिन नहीं है। इस वक्त लोगों में डिसिप्लिन होना चाहिए था, लेकिन जैसे लॉकडाउन खुला, वैक्सीनेशन हुई है कि नहीं हुई है, लोग भाग रहे हैं पागलों की तरह छुट्टियां मनाने के लिए। तो ये एक थोड़ा सा फर्क है कि लोग लोग डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन ये बात ठीक है कि अगर क्योंकि अभी एक और चीज है दीपक जी, और सब लोगों की जानकारी में होगा, अभी महाराष्ट्र और केरल से जो डेटा आ रहे हैं ना, वो दोबारा थोड़ा चिंता करने वाले हैं, क्योंकि वहां पे दोबारा केसेस बढ़ने लगे हैं। तो उसके कारण लोगों के मन में डर है कि कहीं थर्ड वेव ना आ जाए, ये दो स्टेट के कारण। तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नहीं, मैं जैसे। महाराष्ट्र के आपके कल मिनिस्टर से ही बात कर रहा था। एक हाफ एन हाँ, आवर हाँ। मेरी बात हो रही थी, जो अभी अभी अच्छी पोजीशन, बहुत टॉप पोजीशन पे है। तो वो मेरे को आधा घंटा, हाफ एन आवर बात हो रही थी, तो वही बताए थे भाई महाराष्ट्र में स्थिति थोड़ी भी चिंताजनक है। पर मैं आपको बता दूं, जैसे अशोक जी, आप वेट करिए। हम लोग तो आपके यहाँ से 2 या 3 महीने आगे हैं बेसिकली अभी। और 3 महीने में जो यहाँ करंट सिचुएशन हो रही है, वो वहाँ आने वाली ही है। तो मेरे ख्याल से जितने अपने आपके दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, और जो अपने व्यूअर्स हैं, जो भी, अगर ये एडवांस सिचुएशन में अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे, तो आपको वो बूम का बेनिफिट मिलेगा। हर इंडस्ट्री में फ्लॉरिशिंग होने वाली है। आपको आपको टाइम नहीं मिलेगा। लोग बाग बाहर निकलेंगे, एक फ्लड निकलेगा लोगों का, जो आपको समझ नहीं आएगा उसको हैंडल कैसे करें। सही हर बात है, टूरिस्ट बिल्कुल। स्टेशन में गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि पब्लिक को निकलना है। यू कैन नॉट स्टॉप द पीपल। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। तो वो सब चीजें बूम, मतलब मेरे ख्याल से अब लोगों को लगेगा महंगाई बढ़ गई, देखो ये बढ़ गया, तो वो होने वाला है, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, आप सोच भी नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली। हर इंडस्ट्री में यहाँ पे इतना प्रॉपर्टी प्राइसेस अमेरिका में 15 साल में नहीं बढ़ी थी। अभी 15 से 20% प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ गई हैं, क्योंकि लोगों को अब घर लेने हैं, शादियां करनी है, उनको सेटल होना है, 2 साल की सेविंग्स है उनकी, उसको यूज करना है आगे। दे वांट टू फील गुड, क्योंकि बहुत टाइम वो आइसोलेशन में रह रहे के थक गए हैं।
दे वांट टू मूव। तो चीजें मेरे ख्याल से काफी, और वो सब होने वाला है, हर फील्ड में होने वाला है, और जितना लोग अपने आप को वेल प्रिपेयर रखेंगे उसका बेनिफिट लेते जाएंगे। हाँ सही कह रहे हैं, बात से सहमत हूँ। थोड़ा सा तो एक दो दो तीन महीने में मुझे लगता है कि चीजें बहुत हद तक बदलेगी, ड्रास्टिकली बदलेगी, और फायदा वही उठा पाएंगे जो तैयार है। कई चीजें होती है कि वी हैव टू, देखो हमने भी ये सोचा नहीं था कि इतना फास्ट रिकवरी रेट हो जाएगा, पर अभी हम लोग भी खुद भी टूरिज्म, हम भी बाहर, मतलब वीकेंड में बाहर आए हुए हैं, तो आई मीन हम लोग सबको, सबके हमारे घर में सब फैसिलिटीज है, फिर भी सबको बाहर जाना है, क्योंकि घर में बैठे बैठे आदमी थक गया है, उसको बाहर निकलना ही है। हेलो 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 जी, जय गुरुदेव। हेलो, हाँ जी डॉक्टर यस, साहब, मुझे ना बात करनी थी, अपने बेटे डॉक्टर के साहब बारे आ में रहे बात हैं, आप करनी जस्ट थी। वेट 2 मिनट्स, आप वेट करिए। डॉक्टर डॉक्टर शिखा धूमरा, वो शायद थोड़ा डिले, मैं जस्ट, oh, you're already in a meeting, okay. Okay, we have Dr. Shikha Dhumra already in the meeting. So Dr. Sir, we welcome you for the today's session. Sorry we were late intimation, तो इससे आप लोग मिस कर गए। अशोक जी श्रीवास्तव भी हमारे साथ लाइन पे हैं, तो आज के नमस्ते डॉक्टर सेशन को हम थोड़ा लेट शुरू करते हैं, पर हम शुरू करते हैं यहाँ पे। और अशोक जी, ओवर टू यू नाउ, तो एंड देन विल सर्व शिखा जी। डॉक्टर शिखा डूबरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। नमस्कार हम सब की तरफ से, सहयोग टीम की तरफ से, और दीपक जी और हम सब ने मिलकर कोरोना टाइम में ये प्रयास शुरू किया था, लेकिन फिर हमें लगा कि आप लोगों की एक्सपर्टीज का थोड़ा सा भारत एक को मिनट, फायदा एक मिनट मिले। अशोक जी, उनको सुनाई नहीं दे रहा शायद अच्छा उनको, अच्छा, let ओके me, ओके ओके। एक मिनट डॉक्टर साहब को। लो शिखा जी, आपको सुनाई दे रहा है? आई कैन नॉट सी यू। या अभी सुनाई दे रहा है, कैन यू सी मी? जी जी, मैं देख पा रहा हूँ शिखा जी को। ओके, परफेक्ट। जी डॉक्टर शिखा डूबरा जी, नमस्ते। मेरा नाम अशोक श्रीवास्तव है, नमस्ते और जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इस हमारे साथ इस मीटिंग में, इस अभियान में जुड़ी हैं। दरअसल नहीं दीपक जी और हमने मिलकर, सहयोग टीम ने मिलकर के एक कोशिश शुरू करी थी कोरोना टाइम में, कि लोगों हाँ को थोड़ा सा हेल्प कर पाए, और कोरोना थोड़ा सा कम हुआ, उसके बाद भी हमने सोचा कि लोगों को, आप लोगों की एक्सपर्टीज का, आप लोग दरअसल भारत की मिट्टी से जुड़े लोग हैं, और हमने कहा आप लोगों को, भारत की लोग आपकी एक्सपर्टीज का थोड़ा सा फायदा उठा पाए, और जो खास करके जो लोग थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक हैं, उनको भी कुछ लाभ हो सके, इसलिए हमने इस अभियान को जो है लगातार जारी रखा। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका इस अभियान से जुड़ने के लिए, मैं नहीं, सबकी तरफ बिल्कुल। से थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर। कुछ लोग, बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज, क्योंकि वी कैन सी द हियर द डिस्टरबेंस। कुछ बच्चे की आवाज है कुछ, तो अपने बाकी लोग अपने आप को म्यूट करेंगे तो म्यूट एवरीबॉडी, देन वी कैन। हाँ जी, प्लीज डॉक्टर साहब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अशोक जी आप अनम्यूट कर लीजिए। जी डॉक्टर, इट्स माय प्लेजर टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, सो दैट जो भी मैं हेल्प कर सकूं, सो थैंक यू फॉर हैविंग मी, आई वुड से। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। दीपक जी, ओवर टू यू। हाँ, नहीं नहीं, डॉक्टर वेलकम, वी वेलकम डॉक्टर शेखर धूमरा। तो पर अशोक जी, आई थिंक ऐसा लगता है जैसे हम लोग एक वीक मिस करते हैं, तो ऐसा लगता है कि मिसिंग समथिंग, सही कह नो रहे मैटर व्हाट। और कुछ लोग इतने फेमिलियर हो गए हैं कि उनसे बात करके ऐसा लगता है जैसे कोई हम अमेरिका में नहीं बैठ के उनके बाजू में बैठ के बात कर रहे हैं, या बिल्कुल, इट्स बहुत अच्छी फीलिंग आती है, और एक्चुअली मन को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं, हम लोग कुछ भी। और मैं बताऊं, अब डॉक्टर्स यहाँ पे भी जैसे शिखा जी हैं, कभी भी एनी टाइम दे आर रेडी। हमने एक उनको सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी भेजा था एनआरआई फेडरेशन की तरफ से, और हम आपको भी एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भेजेंगे एनआरआई फेडरेशन की तरफ से, फॉर द वर्क, एक्सीलेंट वर्क एंड ह्यूमैनिटी सर्विस दैट यू हैव बीन डूइंग। तो वेरी वेरी हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सर, आप लोगों की, दीपक जी आप लोगों की सब सहयोग से ही सब कुछ हुआ है। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं, काफी हाँ लोग जी, जुड़े प्लीज, हुए हैं, मुझे लगता श्योर, है डॉक्टर साहब की समय का सदुपयोग करें। जी जी, बिल्कुल ठीक है ठीक है। डॉक्टर।
ओवर टू यू सर। जी जी। हाँ, तो नेक्स्ट कॉलर कौन पूछना चाहते हैं? तो वी विल हैव अखिलेश चौधरी। अखिलेश, आप लाइन जी पे हैं? जी जी। हाँ, तो अखिलेश, आप मैं अपना लाइन पे। नाम अपना एज और मेडिकेशंस क्या प्रॉब्लम्स है आप बताइए डॉक्टर साहब को, और ताकि और फिलहाल क्या प्रॉब्लम्स है तो डॉक्टर साहब आपको फिर। एक तो मेरी समस्या ये है कि कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया था, दोबारा से कोरोना के बाद बढ़ गया। तो उसके लिए हालांकि मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहा हूँ पतंजलि से। एक तो पहली समस्या, थायराइड का भी एक समस्या है। थायराइड की गोली भी लगभग 5 साल से ले रहा हूँ। तो उसकी मेडिसिन लगातार खाना ही पड़ेगी या उसको बंद कर सकते हैं? कोलेस्ट्रॉल का आयुर्वेदिक मेडिसिन तो मैं आपको नहीं सलाह दे सकती हूँ क्योंकि मेरा एक्सपर्टाइज नहीं है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की मेडिकेशंस आती हैं इन द इन द मॉडर्न मेडिसिन, बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या खाते हो? कई लोगों का डाइट से ही कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, आपके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्योंकि जो थ्रेशोल्ड है कोलेस्ट्रॉल का, अगर आपको डायबिटीज है या आपको हार्ट डिजीज है, तो हम चाहते हैं कि आपका, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल इज अ जेनरिक टर्म, कोलेस्ट्रॉल के अंदर काफी सारे अलग अलग चीजें आती हैं, जैसे एलडीएल आता है, फिर आपका गुड एचडीएल होता है जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल आता है। तो जब आप कोलेस्ट्रॉल कहते हो तो एक जनरलाइज टर्म है। तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप अपना डॉक्टर से सलाह करके पूरा लिपिड पैनल कराइए। आपके नंबर्स कहाँ पे आते हैं उस हिसाब से पता चलेगा कि आपको दवाई चलाने की जरूरत है या सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से ही इनिशियली कंट्रोल कर सकते हो। बट आप अगर दवाई पे हो या नहीं हो, regardless of that, exercise, diet is very very important. प्लीज Cutting बाकी down लोग on अपने आप को the म्यूट कर लें, कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। कटिंग डाउन ऑन द फैट, जैसे ये जो हम बाहर का ब्रेड और ये जो फैटी फूड्स खाते हैं, फ्राइड फूड्स खाते हैं, उसको कट करना, ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स को कट करना। आजकल बहुत अच्छी रिसर्च चल रही है। अगर आपको और कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, डायबिटीज वगैरह नहीं है, तो इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है दैट इज वेरी गुड आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी और स्पेशली कोलेस्ट्रॉल के लिए भी। अगर आप 14 घंटे ना खाओ, जैसे आप अपना डिनर अगर मूव करके 7 बजे कर दो और अगले दिन आपका जो ब्रेकफास्ट है वो आप थोड़ा लेट कर दो, तो मतलब ऐसा हो कि एटलीस्ट 14 to 16 आवर्स आपका गैप पड़ जाए खाने का। ऑफ कोर्स ये जो सारी डाइट की चीजें, ये ऐसा नहीं होगा कि आपने एक दिन किया और आपका लड़की पागल के फोन करने से देखें कुछ प्लीज अजीब से बाकी लोग बना म्यूट रहा करें है अपने आप को। लेट मी म्यूट। उसकी। ऐसा नहीं होगा कि हाँ, आपने अपना कोलेस्ट्रॉल एक दिन डाइट की और आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक आ गया। दीज आर मोर लाइक परसिस्टेंट कंसिस्टेंट एफर्ट्स। तो आपका जवाब देने के लिए पहले तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह करके लिपिड पैनल कराना पड़ेगा, फिर आपके रिस्क फैक्टर्स क्या है, आपका लिपिड पैनल किस तरह का आया, उस हिसाब से आपको गाइडेंस मिलेगी कि आपको दवाई चलाने की जरूरत है कि नहीं। एंड डाइट एंड एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन मोर थिंग, मेरी वाइफ को कोरोना के बाद घुटने के नीचे हड्डियों में पेन रहता है, और तो वो क्या कोरोना की वजह से कुछ लिंक्ड है या देयर इज समथिंग एल्स? सिर्फ घुटने के नीचे रहता है, सारी बॉडी में नहीं रहता। घुटने के नीचे, और जो नीचे का हिस्सा होता है उस बीच का जो हड्डी है उसमें रहता है। दोनों टांगों पे या एक टांग पे? दोनों टांगों में। तो देखिए, 2-3 चीजें हो सकती हैं। अब बिना देखे पेशेंट को हम एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते। एक तो जब भी कोरोना होता है उसके बाद थोड़ा ब्लड क्लॉट का चांस बढ़ता है, तो मैं यही कहूंगी कि आप अपने डॉक्टर को दिखाइए एक बार, मेक श्योर कि कोई लेग में स्वेलिंग नहीं है। अगर लेग में स्वेलिंग है तो वो अल्ट्रासाउंड करेंगे, मेक श्योर करेंगे ब्लड क्लॉट नहीं है, क्योंकि कोरोना तुम्हारे चांसेस इंक्रीज करता है ब्लड क्लॉट के। अगर वो नहीं है तो हाँ, कोरोना के बाद काफी लोगों को काफी सारी प्रॉब्लम्स पाई गई हैं जो काफी महीनों तक या सालों तक भी रह सकती है, जिसमें जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमजोरी लगना और ऐसी बड़ी सारी चीजें हैं, फटीग, जो कि परसिस्ट कर सकता है। The only thing, other thing I would say, diet is very important again। तो अपना प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिशन ले दे। कई बार कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से भी बोन्स में दर्द हो जाता है, और फॉर सम रीजन इंडियंस में विटामिन डी की कमी अक्सर पाई जाती है। तो अगर उनको हीमोग्लोबिन, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी आया है, अभी टेस्ट करवाया था पीछे हमने।
हाँ, तो आप कैल्शियम, विटामिन डी और अपना हीमोग्लोबिन की कमी अगर आयरन के कारण आई है तो आप आयरन टैबलेट्स ले सकते हैं। बाकी एक बार डॉक्टर को भी दिखा लीजिए अगर नहीं ठीक होता, जस्ट टू मेक श्योर कि कोई ब्लड क्लॉट तो नहीं है। ठीक है, थैंक्स। हेलो वेरी थैंक यू। हेलो, हाँ जी डॉक्टर हाँ। साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते। भारती जी बोलिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, मुझे पूछा था ये जो क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स कॉन्टिजियस जो प्रॉब्लम है, ये मस्तिष्क से जो हो जाते हैं, इसका परमानेंट इलाज क्या है? मोलस्कस कॉन्टेजियन जो है वो काफी डिफरेंट उसके कारण हो सकता है। कई बार ये इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। तो मैं यही कहूंगी कि परमानेंट इलाज तो डिपेंड करेगा ना किसके कारण हुआ है, तो अच्छा, इसका कोई एक आंसर नहीं है। मैंने दिखाया था डॉक्टर को, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे एक ट्यूब दिया है, उन्होंने मेरा मतलब देख लिया, उन्होंने कहा ये मतलब ऐसे है जांग के पास। तो उन्होंने बोला कि टेस्ट भी कराया था तो सब मतलब ठीक था। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आप एक ट्यूब है ये लगाओ, अगर उससे निकल जाता है ठीक है, अगर आपको ज्यादा दिन परेशानी नहीं सहन करनी है तो इंजेक्शन से भी आप रिमूव करा सकते हो। तो ये आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करो, मेरी एक्सपर्टाइज नहीं है गायनेकोलॉजिस्ट की, मुझे जेनरिक नॉलेज है, तो आई डोंट वांट टू गो इनटू समथिंग जो मेरी एक्सपर्टाइज नहीं है। और मैम मेरे को ना एक मेरे बेटे के ना अभी बुखार आ गया है, फीवर। हाँ जी। तो मुझे बच्चों की इम्यूनिटी के लिए मैं क्या करूं जिससे कि उनकी इम्यूनिटी सही हो जाए? तो अभी उसको सर्दी जुकाम मतलब अभी निकला नहीं है उसका, अभी 8 डेज हो गए उसको दवाई लेते हुए। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? नहीं तो आपने उनको कोविड टेस्ट और सारे टेस्ट कराए कि फीवर क्यों आ रहा है? तो मैम ऐसा था कि एक दिन नॉनवेज वगैरह हम नॉनवेज खाया था, तो उसके अगले दिन ही इसको फीवर आया। आप आ सकते हैं, फीवर मुझे नहीं अवेलेबल। पता खाने के कारण फीवर आ सकता है। आई मीन खाने के कारण कभी बार पेट खराब हो जाता है, एक आधा दिन फीवर आता है, लेकिन अगर आपके बच्चे को 8-9 दिन फीवर रह रहा है तो वो खाने की वजह से नहीं है। ठीक है। तो पहले तो अपने उनके पीडियाट्रिशियन से बात करिए कि क्यों फीवर आ रहा है। बाकी आपका जो क्वेश्चन है इम्यूनिटी, जनरल इम्यूनिटी, तो आप विटामिन सी, विटामिन जो है वो अच्छा होता है बच्चों के लिए, विटामिन सी और जिंक आप दे सकते हैं। थोड़ा कितनी देर की आपकी बच्ची? मेरा बेटा जो है वो 14 इयर्स का है। मैम अभी ना उसको बुखार जैसे दवाई दे रही हूँ तो नहीं आ रहा अभी बुखार। अभी एक्चुअली मैंने दवाई छोड़ी नहीं है, डॉक्टर ने बोला भी इसका कोर्स पूरा हो जाए तब इसको छोड़ देना दवाई को, लेकिन अभी भी इसको थोड़ा जुकाम और कफ है इसके अभी। तो जुकाम और कफ तो काफी टाइम रहता है ना, उसको तो टाइम लगता है। ठीक है, जब आपकी बॉडी हील हो रही है तो जुकाम और कफ तो एक हिसाब से ये है कि अब इन्फेक्शन जब आपकी किल होती है तो वो इन्फ्लामेशन जो बनती है वो जुकाम और कफ से बाहर आती है, तो उसको तो टाइम लग सकता है। अगर आपके डॉक्टर को लग रहा है कि ठीक हो रहा है बच्चा, तो मैं यही कहूंगी कि जो डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा है वो दवाई लेते रहो। लेकिन जनरल इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी जनरली खांसी वगैरह के लिए अच्छा होता है। अक्सर इंडिया में मुझे खुद भी याद है जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे दादी बोलते थे, अरे तुम्हें जुकाम लगा है, नींबू पानी मत पियो, तुम्हें और जुकाम लगेगा। वो बिल्कुल गलत है। नींबू में बहुत अच्छा विटामिन सी होता है, बिल्कुल नींबू पानी पीना चाहिए, संतरे खाने चाहिए। ये सब नेचुरल विटामिन सी है, क्योंकि हमारी बॉडी विटामिन सी एब्जॉर्ब नहीं करती है, तो हमें एवरीडे विटामिन सी चाहिए। स्पेशली अगर आपको खांसी जुकाम है तो आप उनको विटामिन सी बाहर से भी टैबलेट दे सकते हो, लेकिन अगर आप नेचुरल वे से अगर रिप्लेनिश करो तो सबसे अच्छा है। बाकी जो हमारे मॉडर्न मेडिसिन काफी एडवांस हो गई है, लेकिन जो हमारे देसी टोटके हैं, इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले एक रिसर्च आई थी जिसमें था कि अगर आप हल्दी और शहद मिक्स करके लेते हो सुबह शाम तो वो उतना ही असर करती है जितना एंटीबायोटिक असर करती है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप अपना दवाई छोड़ दो, लेकिन मैं ये कहूंगी कि आप साथ में ये सब जो हमारे देसी टोटके हैं वो आप दे सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हल्दी के अंदर थोड़ा अदरक का रस और शहद डाल के भी दे सकते हो, जो कि आपको कफ को असर करती है। मैम अभी इसको खाली अभी ग्लो दे रही थी, डॉक्टर की दवाई के साथ साथ मैं इसको गिलो का काढ़ा बना के दे रही थी। गिलो, काली मिर्च, थोड़ा सा गुड़ या चीनी जरा मीठे के लिए, और जरा सा सेंधा नमक। ओके, मुझे उसका नहीं पता है। गिलो का थोड़ा है, आई नो आजकल आयुर्वेदिक में कि गिलो फायदा करता है, लेकिन मेरी एक्सपर्टाइज नहीं है तो मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि उसमें मैं ज्यादा नहीं बता सकती हूँ। और मैम बच्चों की हाइट के लिए हमें क्या करना चाहिए, हाइट इंप्रूव हो बच्चों की? अच्छा खाना दीजिए, उनको एक्सरसाइज कराइए। हाइट हर बच्चे की अपनी होती है। अच्छा, थैंक यू मैम। डॉक्टर साहब का भेज दे, उनको खींच के लंबा कर देंगे। और मैम मैं ये कहती, जैसे पिछली बार ना अभी जब कोरोना का पीरियड था ना, तब जो है मेरा जो डेट था, मैंने एक्चुअली एंटीबायोटिक खाई थी, तो मुझे मेरी जो डेट आई वो 15 दिन में दोबारा आ गई, और उसके बाद अगली 15 तारीख को मुझको हल्का सा निशान आया, उसके बाद मेरी डेट अभी तक नहीं आई है।
तो ये सबसे उसके पहले कारण तो भी यही कहेंगे सबसे पहले तो हम यही कहेंगे आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कराइए अगर आपकी डेट नहीं है तो, और अगर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह कीजिए। कई बार स्ट्रेस के कारण हो जाता है इधर उधर, लेकिन अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अंदर फाइब्रॉइड हो सकता है ना। तो इसका तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से प्रॉपर इलाज कराना पड़ेगा। ओके मैम, क्योंकि मैम ये कोरोना की दवाई जो अभी खाई थी ना मैंने, एंटीबायोटिक CV1 mg की 2 टैबलेट्स मैं रोज लेती थी, तो उसके बाद से मुझे ये दिक्कत हुई। उससे पहले तो ठीक था सारा मेरा। हो सकता है कभी कभी दवाइयों की वजह से भी आपका जो हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, आपका जो गुड बैक्टीरिया वो हो जाता है। लेकिन सबसे पहले तो आप चाइल्ड बेयरिंग एज हैं, तो अगर आपका पीरियड्स नहीं आए तो नेचुरली आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। ठीक है मैम, मैं कर दूँ। थैंक यू मैम। वेरी वेलकम, थैंक यू। टेक केयर एंड होपफुली आपका बेटा जल्दी ठीक हो। हाँ जी मैम, दीपक जी मैं डॉक्टर साहब से एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो यहाँ पर एक लोगों को थोड़ी चिंता का विषय भी है और अभी आजकल खबरों में बहुत आ रहा है। वो ये आ रहा है कि जो लोगों को डॉक्टर साहब कोरोना हुआ, जो लोग रिकवर कर गए, यहाँ पर कुछ जगह पर आ रहा है कि उनकी बोन्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बोन्स अंदर से कमजोर हो जा रही हैं, इस तरह की चीजें कई केसेस आए। क्या गड़बड़ हो गई मेरी। क्या सिम्टम है, ठीक है, क्या बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। और एक मिनट में म्यूट करता हूँ रेस्ट ऑफ द और क्या पीपल। एक मिनट अशोक जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज सर। जी, तो डॉक्टर साहब ये जो खबरें आ रही हैं, काफी हिंदुस्तान में 3-4 ऐसे केसेस कई जगह पे आए कि हड्डी काफी अंदर से उनकी बोन्स कमजोर हो गई थी जो कोरोना से रिकवर कर चुके हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें आई, तो लोगों में एक डर है कि भाई कोरोना के बाद साइड इफेक्ट वगैरह क्या कुछ हो सकते हैं। तो ये इस पर आप कुछ बता पाएंगी थोड़ा सा? बिल्कुल। सो कोरोना के बाद काफी सारे साइड इफेक्ट्स हैं। इनफैक्ट लेट मी जस्ट पुल आउट की परसेंटेज वाइज कितने हैं। सबसे मेन जो साइड इफेक्ट कोरोना के बाद देखा गया वो है लंग फाइब्रोसिस। नॉट दैट सबको होता है, आई वुडंट से कि एवरीबडी गेट्स इट, लेकिन लंग फाइब्रोसिस जो है वो सबसे ज्यादा जो है कॉमन साइड इफेक्ट है। फिर जिन लोगों को लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट रहता है या थोड़ा सा थकावट लगती है, तो अभी एक स्वीडन की रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि 8 महीने तक भी ये रह सकता है। फिर हड्डियों में दर्द रहना और ये सब चीजें रहनी। अभी हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज इट्स स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। आई मीन ऑल ऑफ अ सडन कोविड हिट अस, सो amazingly scientific discoveries and scientists ने they did an amazing work कि within a year they brought a vaccine, जो कि हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ है। बट अभी स्टिल लाइक कोरोना इज एमर्जिंग, नए नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं, तो द अंडरस्टैंडिंग इज नॉट फुली डेवलप्ड कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन एक चीज जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखी, बड़े सारे लोग हमारी, मैंने पहले भी शायद एक दो प्रोग्राम में ये बताया है कि मैं जब कोविड पेशेंट को ट्रीट करती थी तो हमने देखा कि उनका विटामिन डी जो है, जो सिक पेशेंट आते थे, काफी कम था और बहुत सारे लोगों का काफी कम था। आई डोंट हैव एन एग्जैक्ट नंबर, बट आई वुड जस्ट इफ रफली आई हैव टू पिक, आई वुड से एटलीस्ट 60 to 70% ऑफ जो सिक हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट थे उनका विटामिन डी कम था। अभी ये कोइंसिडेंस है कि उनका विटामिन डी कम था, या देयर इज आल्सो अ थियरी कि जिनका विटामिन डी कम होता है उनको सीवियर कोविड होता है। तो उससे विटामिन डी और कैल्शियम की जो कमी है वो आपको बोन पेन और जनरलाइज फिटीग ये भी कर सकती है, यू नो। So that's why I tell my patients ki, or for some reason में या तो absorption की कमी, even though we are in the sun all the time, लेकिन for some reason Indians do have vitamin D deficiency and absorption issues. So that's what I would say कि पोस्ट कोविड अपनी तरफ से जो हम कर सकते हैं, गुड स्लीप, यू नो, गुड न्यूट्रिशन, कैल्शियम, विटामिन डी, मल्टी विटामिन, सो ये सब आप लेते रहें। अगेन दिस थिंग्स ऐसी नहीं है कि आपने 1 डोज 2 डोज ली तो आपको फर्क पड़ेगा। दीज आर मोर कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म, कि कपल ऑफ वीक्स अगर आप लोगे तो यू फील बेटर। एंड अदर थिंग इज जो मल्टी विटामिन, आई वुड से कि इंडिया में कोकोनट वाटर मल्टी मिनरल्स हैं, मिनरल्स की भी कमी बहुत ज्यादा है जो कि हमें पता नहीं चलता, बट दैट आल्सो एड्स ऑन टू दीज सिम्टम्स। तो इंडिया में तो जैसे नेचुरली हमारा कोकोनट वाटर है, यू नो, दैट इज फुल ऑफ मिनरल्स। सो ये सब चीजें जो हैं, इट इज रियली गुड। इनफैक्ट एक इंडोनेशिया का ड्रिंक है, एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ यू गाइस, बिकॉज मेडिसिन इज इम्पोर्टेंट, बट बियॉन्ड मेडिसिन हमारे जो छोटे छोटे सेल्स हैं, सेल्स लेवल, यू नीड गुड न्यूट्रिशन। इट्स कॉल्ड अ जामू ड्रिंक। तो वो क्या
कोकोनट वाटर के अंदर फ्रेश हल्दी, फ्रेश जिंजर और लेमन डाल के उसको पीस लेते हैं, दे ड्रिंक दैट। सो इट इज वेरी गुड ड्रिंक विच हेल्प्स यू टू रिप्लीट, आपके जितने भी मिनरल्स की कमी है उनको भी रिप्लीट करता है आपको। हमारी और हमारा तो जिंजर है दैट इज एंटी इंफ्लेमेटरी, और लेमन जो है उसमें विटामिन सी है। सो इफ यू गाइस कैन मेक दैट ड्रिंक एंड ड्रिंक इट ट्वाइस अ वीक और 3 times a week, I think that would also help in long. Ma'am, ginger, lemon And fresh turmeric with coconut water. Okay. Thank you. हेलो हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं? हितेश। हाँ हितेश, हेलो कैसे हैं? हाउ आर यू? सर फाइन सर। सर मेरे नाना जी हैं, वो थोड़े से गिर गए थे, तो उनके जो बैक पे जो हड्डी पे है ना सर, तो थोड़ा सा मतलब जो है, एक मिनट मैं आपको ऑन करता हूँ, वीडियो ऑन करता हूँ सर। तो इनके जो ये सर एक्सरे निकाला है, एक्सरे सर क्या करता हूँ। प्लीज बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए क्योंकि डिस्टरबेंस आता है। सर वो हड्डी पे मतलब जो है ना थोड़ी सी सरक गई है, ये एक्सरे है सर। तो नाना जी से 1 मिनट बात कर लीजिए ना, 1 मिनट। हाँ सर, बात करो। तो आप लोग की प्रॉब्लम क्या है वो आपने बताया नहीं अभी तक। प्रॉब्लम ये है, ये दर्द हो रहा है यहाँ पीछे की साइड में। हेलो सर, डॉक्टर साहब को दिख रहे हैं? तो इस तरह से तो एक्सरे हमें पता नहीं चलेगा, एक्सरे तो आपको गाइड पर देखना होता है, जैसे वीडियो पता नहीं चलेगा आपको। एक्सरे की रिपोर्ट में डॉक्टर ने बोला क्या, फ्रैक्चर हुआ है क्या? प्लीज ये डिस्टरबेंस आ रहा है कहीं से। सुमित त्रिवेदी है सर, उसको ऑफ हेलो। हाँ जी। हेलो सर। सर मैं नाना जी को देता हूँ। हेलो। हाँ तो आप अपना प्रॉब्लम बताइए। सर वो क्या हुआ है कि नाना जी मतलब गिर गए थे सर, तो उसका जो हड्डी के मतलब जो है ना वो थोड़ी सी सरक गई है और थोड़ा सा पेन हो रहा है वहाँ पे। तो बेल्ट दिया है डॉक्टर ने, और बेल्ट बांधने को रेस्ट करने को कहा है। तो डॉक्टर ने फ्रैक्चर बोला है, और कौन सी हड्डी में फ्रैक्चर बोला है, कुछ आइडिया आपको? 1 मिनट बात कर लो। हेलो सर। हाँ नमस्ते, बताइए सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। हाँ ये मेरे थोड़ा दर्द पीछे की, ये कुछ मतलब कि गिरने से हो गया है यार। तो मेरे बेल्ट, मैं पिज्जा मंगाया था, लाए बेल्ट लाया हूँ, बेल्ट बांधा हुआ है, बेल्ट बांधने के लिए कहा है और रेस्ट के लिए कहा है। कुछ गोलियां दी है, कैल्शियम की वगैरह दी है। तो देखिए जनरली तो मैं आपको जनरल प्लीज बाकी लोग म्यूट कर लीजिए। मैं बार 1 मिनट, लेट मी म्यूट एवरीबॉडी। ओके दीपक जी हाँ सबको डॉक्टर म्यूट साहब कर दीजिए। दीपक जी हाँ सबको मैंने सबको म्यूट करा। अभी बाकी डॉक्टर साहब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सो आपका जो है, मुझे एक्सरे का तो पता नहीं चलेगा क्योंकि एक्सरे को आपको एक लाइट के पीछे रख के फिल्म को देखना पड़ता है। इस तरह से पिक्चर में तो एक्सरे का नहीं पता चलता है, लेकिन आपको मैं एक जनरल बता सकती हूँ। मुझे ये भी नहीं पता है कि आपका किस लेवल पे फ्रैक्चर है, बट मुझे लग रहा है कि अगर लोअर सिट बोन, जो जिसको हम अपनी टेल बोन कहते हैं, जो सेक्रम होती है, उसका फ्रैक्चर है, तो वहां पे कोई इतनी नर्व्स नहीं होती हैं, तो इसलिए नर्व्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हाई अप फ्रैक्चर है तो कई बार हमें ये चिंता करने की जरूरत होती है कि कोई नर्व तो अफेक्ट नहीं हुई है।
लेकिन अगर आपके डॉक्टर को आई एम अज्यूमिंग कि ऐसा कुछ नहीं लग रहा होगा, तो मोस्टली अगर आपका वर्टेब्रल फ्रैक्चर है तो मोस्ट ऑफ द फ्रैक्चर्स जो है खुद ही हील हो जाते हैं। तो डॉक्टर ने आपको बेल्ट दिया है, कुछ दर्द की दवाइयां दी होंगी आपको, कैल्शियम विटामिन डी दिया होगा, तो वो खुद ही हील हो जाते हैं। लेकिन अगर ज्यादा दिक्कत करते हैं, अगर फ्रैक्चर नहीं हील होता, तो मुझे इंडिया में तो नहीं पता कितनी अवेलेबिलिटी है, लेकिन एक चीज होती है सीमेंट, उसमें थोड़ा सुई डाल के, छोटा सा ऑपरेशन होता है, उसमें सीमेंट डाल देते हैं ताकि हड्डी को सपोर्ट मिल जाए और फ्रैक्चर को हील कर देते हैं। बट दैट इज यूजली अगर ज्यादा दर्द हो, फ्रैक्चर बड़ा हो, और इंडिया में शायद उसकी इतनी अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो दैट इज कॉल्ड वर्टेब्रोप्लास्टी। तो अभी तो मैं यही कहूंगी कि जो आपको डॉक्टर ने बेल्ट दी है, आप बेल्ट पहनो और रेस्ट करो, जैसे डॉक्टर ने आपको सलाह दी है। दवाई खा सकते हो, तो थोड़े दिन लगते हैं, लेकिन फ्रैक्चर यूजली खुद हील हो जाता है। और थोड़ा ये ध्यान रखो, फ्रैक्चर डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे है। अगर थोड़ा हाई अप फ्रैक्चर है तो कई बारी हमें चिंता होती है कि कोई नर्व इन्वॉल्व ना हो जाए। तो अगर इनको कोई पेशाब करने में या टॉयलेट करने में दिक्कत हो रही है, या कोई झुंझुनाहट लग रहा है, या कमजोरी लग रही है एक टांग पे, तो तब आप थोड़ा सा उस चीजों का ध्यान रखें और फिर अपने डॉक्टर को तुरंत कॉल करें अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो। हेलो हितेश। हाँ, मैं त्रिलोक आ सकता हूँ क्या सर? हेलो। हाँ हाँ बोलिए त्रिलोक जी, बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं बोल सकता हूँ क्या सर? हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं लोक, मेरे पिताजी 72 ईयर्स ओल्ड है। हेलो। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हाँ, आप सबका धन्यवाद। पापा को मिडिल बॉडी पार्किंसन है डॉक्टर साहब। हाँ 6 जी। वर्ष से, 6 सालों से। हाँ जी। तो इसमें तो क्या है कि हमारे जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल है, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तो उनके एचओडी थे डॉक्टर सीएम शर्मा, उनका इलाज चल रहा था अभी तक। हाँ जी। वो हो गए एक्सपायर। तो इसका क्या मतलब, कोई और ट्रीटमेंट, कुछ नए ट्रीटमेंट्स आए हैं क्या पार्किंसन में? तो जैसे वो मतलब दवाइयां चल रही है, सब डॉक्टर्स ने तो यही कहा है अभी तक कि बस ये बढ़ेगी, कम तो हो सकती नहीं है क्योंकि इसका इलाज नहीं है। तो इसका कोई प्रॉपर इलाज है या नहीं है, ये मैं मतलब कंफर्म करना चाह रहा था। तो पार्किंसोनिज्म आपके डॉक्टर ने सही कहा है कि प्रोग्रेसिव डिजीज है, लेकिन काफी सारी दवाइयां हैं मार्केट में। अभी रिसेंटली तो मुझे नहीं पता कि कोई बिल्कुल रीसेंट दवाई आई है। देयर आर कपल ऑफ ऑप्शंस। तो काफी सारे पेशेंट्स का उससे थोड़ा सा दवाइयों से कंट्रोल रहते हैं सिम्टम्स। तो इट्स मोर अबाउट कि जो दवाइयां हैं वो तुम्हारी डिजीज की प्रोग्रेशन को स्लो करती हैं कि आगे डिजीज जल्दी प्रोग्रेस ना हो। सिम्टम्स हैं उनको वो तो हेल्प। कर रही है डॉक्टर साहब, प्रोग्रेस तो हो रहा है धीरे धीरे, मतलब हाँ डलनेस तो आती जा रही है और बैलेंसिंग पावर खत्म हो चुकी है अब। हाँ जी, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह करिए। कई बार दवाइयों का डोज चेंज करने से या दवाई एक से दूसरी दवाई स्विच करने से हेल्प होता है। तो मैं नहीं आपको यही नहीं, प्रॉपर इलाज आप हम अपने न्यूरोलॉजिस्ट से ही नहीं नहीं, कराइए। वैसे हमारे राजस्थान के टॉप मोस्ट डॉक्टर हैं, हाँ जी। न्यूरो फिजिशियंस, जिसमें डॉक्टर पनगड़िया जी, जिनका देहांत हो गया अभी, उनका तो नाम था हमारे यहाँ न्यूरो फिजिशियन में, पनगड़िया जी, डॉक्टर पनगड़िया जी हाँ को भी अशोक दिखाया पानगड़े गया को था। हम जानते हैं। हाँ, That's उनका that's देहांत हो so गया that's so अभी sorry. कोरोना से। और सीएम शर्मा जी हैं, दिनेश शर्मा जी हैं, पनगड़िया जी के बाद अब वही है राजस्थान में टॉप मोस्ट न्यूरो फिजिशियन। तो सब बस दवाइयां ही दे रहे हैं और कुछ भी नहीं है साहब, और मतलब इसका प्रॉपर। और इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज हाँ, दवाइयां बस यही पूछना चाह रहा था, इसका या कोई इलाज तो नहीं। इसका दिस कंडीशन कांट बी क्योर्ड। तो जैसे मैंने कहा है कि दवाइयों से कई बार थोड़ी सी प्रोग्रेशन स्लो हो जाती है अर्ली स्टेजेस में, लेकिन इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज और सिम्टम्स कंट्रोल हो जाते हैं। यही पूछना हाँ, चाह तो रहा था कि भाई बेसिकली क्या वहाँ पे होता कोई है कि आप नई इन्वेंशन वगैरह कुछ हुई है इस चीज में, कि जैसे हार्ट के नसों में पेस मेकर लगा देते हैं तो दिमाग में भी डलते हैं क्या कोई, ऐसे जैसे यहाँ पे दिमाग। हार्ट में वो रिंग्स वगैरह डालते हैं ना, छल्ले जिसे बोलते हैं लोकल भाषा, हाँ नहीं, स्टेन, वैसे कोई दिमाग की नसों में भी डलते हो, या कोई ऐसा इन्वेंशन हुआ या ऐसी कोई? अभी तक तो ऐसा कुछ इन्वेंशन नहीं हुआ जो मुझे नॉलेज हो। ऐसा कुछ इन्वेंशन नहीं हुआ। होपफुल कमिंग इयर्स। तो पार्किंसोनिज्म का तो वही है, एक्सरसाइज, थेरेपी एंड दवाइयां ही हैं। मतलब क्या है, इनको टॉप लेवल पार्किंसन हुई, मिडिल बॉडी पार्किंसन पापा को,
नॉर्मल पार्किंसन में तो क्या है, हाथ तो ये कांपते हैं, हाथ और पाँव, ये इनके हाथ पाँव कांपते नहीं है। ये क्या है कि बेबी स्टेप्स पे आ गए थे शुरू में, तो जब बच्चे की तरह, फिर चलने में बैलेंसिंग पावर खत्म हुई, अब बैठने में भी बैलेंसिंग पावर खत्म होगी, वोकल कॉर्ड धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है। ये सिम्टम्स है। हाँ, तो एक नेजल स्प्रे आया है एक पार्किंसोनिज्म का। आई डोंट नो, वो हर एक तरह के, मैं आई एम नॉट अ न्यूरोलॉजिस्ट, तो मैं आपको सिर्फ एक जनरल सलाह दे सकती हूँ, क्योंकि नेचुरल हर चीज के लिए यू नीड अ स्पेशलिस्ट, राइट? सो एक आई डोंट नो इफ इट इज इन द मार्केट और नॉट। तो होता है क्या कि पार्किंसोनिज्म में हमारा एक हार्मोन होता है, केमिकल कह सकते हो, डोपामिन, जो कि हमें हेल्प करता है बॉडी मूवमेंट्स में, और तो वो डोपामिन की जो कमी हो जाती है, तो उसके आसपास इर्द गिर्द ही अलग अलग दवाइयां बनी हुई हैं कि कैसे डोपामिन को तो बट अगेन अगर प्रोग्रेसिव है और लेट स्टेजेस है तब तो ये नई दवाई भी नहीं असर करेगी। बट आई नो, आई रिसेंटली रेड, अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, कि एक नेजल जेल करके आया है पार्किंसोनिज्म के लिए। तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हो कि अगर वो अवेलेबल है या इनके लिए अगर ठीक है तो। जी 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 जरूर, धन्यवाद डॉक्टर साहब। वेरी वेलकम। और ये जो है वो हेल्प करती है माइंड को थोड़ा ऑक्यूपाई करने में, माइंड एक्सरसाइजेस जैसे सुडोकू होता है, सुडोकू तो आपको पता होगा ना, मैथ की एक्सरसाइज। नहीं डॉक्टर साहब, वो ब्राह्मण का कर्म किया है साहब, हम लोग ब्राह्मण हैं और पापा पुरोहित थे यहाँ पे हमारे कोटा में, मतलब अच्छे जजमान, तो उन्होंने संस्कृत के श्लोक, शुरू से कभी कोई बीमारी नहीं है उनको, लेकिन एकदम से यही एक बीमारी ऐसी हुई है जिसने पकड़ के रख लिया था। जीवन में कभी कोई बीमारी भी नहीं हुई उन्होंने, अब तो वो श्लोक वगैरह सब बोलना भी बंद कर दिया, मतलब सब, मतलब अब तो पानी। हेलो, नमस्ते। हेलो, हाँ जी, ये स्थिति हो गई डॉक्टर साहब, तो ठीक है डॉक्टर साहब, अगर हियर, हाँ जी, बट वही है, फिर भी अगर आप उनका माइंड इन्वॉल्व करते रहोगे, थोड़ा सा पजल्स और सुडोकू और थोड़ा फिजिकल थेरेपी, ये सब चीजें हेल्प करती हैं। जी 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 धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद। जी जी ठीक है, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, धन्यवाद। दीपक जी, भाई साहब, अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब इस अभियान। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बोले आपके पास जल्दी कुछ भी रिकवर हो सके और कुछ दवाई निकल सके, तो यही है। तो नेक्स्ट कौन वी हैव? स्वराज जी। हाँ जी, बोलिए, आपका नाम बताइए प्लीज। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए, आपका नाम बोलिए और आप। हेलो। हाँ जी, अब हाँ सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते। नमस्ते, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए राघवेंद्र जी। जी सर, ऐसा है कि मेरे एक हाथ में मतलब ये ट्यूमर टाइप का है, पूरे शरीर में इस प्रकार का। मैं सीआरपीएफ में कार्यरत हूँ, तो ये इसका कोई इलाज है कि नहीं? मैं जहाँ जाता हूँ दिखाता हूँ, बोला फैट है, इससे कुछ नहीं होता, ये है, ऐसे करके लोग बता देते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है। अब दोबारा दिखाइए अपना पूरा अच्छे से डॉक्टर साहब को हाथ, और ये आपके स्लीव्स ऊपर करके दिखाइए प्रॉपरली। हाँ जी, इस प्रकार से है, तो ये बड़ा बड़ा है, कहीं छोटा छोटा भी है ये, लेकिन पूरे बॉडी में हो गया है। हाँ जी, तो आपको क्या नाम क्या दिया इस ट्यूमर का? क्योंकि इस तरह से तो पता नहीं चलेगा ना, बहुत तरह के ट्यूमर्स हो सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू। ये लिपोमा कोई बोलता है, कोई डॉक्टर लिपोमा बोला है, कोई बोला फैट है। लेकिन इतना सारा लाइपोमा तो नहीं होना चाहिए आपको। उन्होंने कभी बायोप्सी किया है, आपका सैंपल लेके टेस्ट किया है कि एग्जैक्टली क्या है? तो मैं रांची में था, तो वहाँ रिम्स में कराया था उसका टेस्ट, तो उन्होंने क्या तो उनका वहाँ पे बोले कि नहीं, ये तो फैट है केवल। लेकिन सारी बॉडी में तो जनरली इतना लाइपोमा नहीं होना चाहिए, इट्स रेयर। आई मीन लाइपोमा होता है, लेकिन आप अगर कह रहे हो मेरी पूरी बॉडी में हो रहा है, तो आई वुड से एक बार सेकंड ओपिनियन लीजिए। उनको बोलिए कि एक्सिशनल बायोप्सी अगर हो सके तो वो करें, जिसमें वो अपना एक छोटा सा लाइपोमा आपका पूरा उतारेंगे और उनको
वो टेस्टिंग के लिए भेजेंगे कि क्या है एग्जैक्टली, तो फिर आफ्टर बेटर होगा। बाकी अगर आपको इतना फैटी टिश्यू हो रहा है तो यू हैव टू सी कि आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह तो नहीं बढ़ा आ रहा है, तो आपको अपना लिपिड पैनल कोलेस्ट्रॉल कराना चाहिए। कभी कभी हो जाता है बॉडी में सॉफ्ट टिश्यू जो फैट होता है वो एक बिनाइन ट्यूमर कर देता है, जो कि बिनाइन होता है, उसका कुछ डरने की बात नहीं होती। लेकिन आपका काफी ह्यूज है, मैंने जो आम पे देखा है, और आप कह रहे हो कि सब जगह है, तो आई वुड से कि एक बार जस्ट सेकंड ओपिनियन किसी कैंसर डॉक्टर को दिखाइए, जो कि आपका थोड़ा सा वो पार्ट को उतार के उसकी बायोप्सी करेंगे और भेजेंगे जांच के लिए। और दूसरा अपना, अगर लाइपोमा ही आता है तो आप अपना डाइट का ध्यान रखिए, कोलेस्ट्रॉल अपना देखिए कि क्यों मेरा इतना फैट एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, एंड थैंक यू। आप CRPF में हो, थैंक्स फॉर सर्विंग द कंट्री, थैंक यू सो मच। ओके, Now, next, please. It's beautiful. Hello. Summer, I can see the backyard. Hello. Really beautiful. Hello. Hello. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. I want to discuss the case of my mother. She was sick during the COVID period, but COVID is not detected. Like in 2-3 months, due to she got fever only. But after fever, she had some blood infections which were detected, and we have taken medicines from MD. And after that, what happened? After some time, she had eye problem, and when we consult to the eye surgeon, the doctor told for the operation, and she got operation, and now eyes are fine. But after 4-5 days, she got fever again and again, and this situation is repeating from last 1 month. And so blood infection, क्या ब्लड इन्फेक्शन हुई, कुछ बताया उन्होंने कि क्या ब्लड इन्फेक्शन थी? नहीं, उन्होंने ये that she did not told me, but I have the reports. So if and what about the eye infection, like क्या eye में क्या problem हुई थी? नहीं, doctor told me that she had मोतियाबिंद, but that was a sudden incident. She got मोतियाबिंद. So मोतियाबिंद is cataract. Cataract is never sudden, you know, धीरे धीरे build up होता है age के साथ. So I don't what you are telling me, again with the limited information I have, I think that cataract was probably a coincidence. कि कैटरैक्ट हो गया तो उन्होंने ऑपरेशन कर दिया, बट ब्लड इन्फेक्शन की वजह से भी फीवर हो सकता है। अगर उनको बैक्टीरिया था या ब्लड इन्फेक्शन थी, तो अगर दोबारा से फीवर हो रहा है तो आई वुड से एक बार हाँ, उनको क्या है कि जो फीवर की प्रॉब्लम थी उसकी वजह से एंटीबायोटिक्स चले था। हाँ, तो एंटीबायोटिक्स चला था ना, लाइक 2 मंथ्स के लिए कंटिन्यूअसली चला था, और उसके बाद बहुत ज्यादा करके थोड़ा सा भी तो उनको फीवर आ जाता है। लेकिन आपकी आवाज कट रही है, तो फिर भी डॉक्टर्स ने 2-3 बार उनको टेस्ट किया। हाँ मैम, हेलो, आपकी आवाज बीच में हेलो आपकी आवाज ओके। हाँ मैम, इतनी समझ अभी लगी है कि उनको पहले फीवर आया बट कोविड नेगेटिव था, लेकिन उनके ब्लड में इन्फेक्शन आई तो उनका 2 महीने एंटीबायोटिक चला तो उनकी फीवर ठीक हो गया। फिर बीच में आंख का मोतिया बंद हो गया जिसकी उनको सर्जरी हुई, अब फिर से उनको फीवर आ रहा है। तो देखिए बड़े सारी चीजें हो सकती है ना, फिर से फीवर आ रहा है, अब उनकी बॉडी में इम्यूनिटी तो कम है ना, अगर उनको ऑलरेडी सर्जरी हुई है, फिर उनकी एज होगी, फिर उसके बाद उनको ऑलरेडी इन्फेक्शन हुई है। एंटीबायोटिक्स तुम्हारी इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स तुम्हारी इम्यूनिटी भी कम करती है क्योंकि हमारे गुड बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो बॉटम लाइन इज कि उनकी इम्यूनिटी कम है, तो अब इम्यूनिटी अगर तुम्हारी कम है तो तुम्हें दोबारा से कुछ भी हो सकता है, वायरल हो सकता है दोबारा से, उसके कारण फीवर आ सकता है। या मेरे पास आपकी पूरी इंफॉर्मेशन आप नहीं है, तो जो मेरे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है
ब्लड में इन्फेक्शन थी उनके, तो हो सकता है कि अगर वो पूरी तरह से इन्फेक्शन ब्लड से नहीं निकली हो तो दोबारा से फिर से उनको फीवर आ सकता है, क्योंकि देयर इज स्टिल सम इन्फेक्शन इन द ब्लड। तो मैं तो आपको यही कहूंगी कि जो डॉक्टर आपका इलाज करा था उनके पास दोबारा जाएं, सारे टेस्ट आप दोबारा कराएं कि अब उनका ब्लड में दोबारा इन्फेक्शन तो नहीं है, और अगर उनको दोबारा से ब्लड में इन्फेक्शन आ रही है तो क्यों आ रही है, क्यों बार बार हो रही है इन्फेक्शन। तो ये सारी चीजें जो है प्रॉपर टेस्ट तभी पता चल सकता है कि क्या हो रहा है और उसका किस तरह से फिर इलाज करना है। मैम उस टाइम भी जब डॉक्टर ने टेस्ट किया था तो उन्होंने ये डायग्नोज नहीं किया कर पाया है कि क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली हो रही है। उन्होंने टेस्ट भी, ब्लड टेस्ट 3-4 बार करवाया, 2 बार सिटी स्कैन भी किया, लेकिन मेजर जो प्रॉब्लम थी वो उसको डिटेक्ट नहीं किया कर पाए। तो एंटीबायोटिक्स वगैरह चले उन पर। तो मैं ये चाहता हूँ अगर आपका कोई कम्युनिकेशन जैसे ईमेल एड्रेस हो, मैं रिपोर्ट से और जो भी टेस्ट हैं अगर आप बताओगे तो मैं टेस्ट भी करवा लेता हूँ, और तो उससे अगर आप मुझे भेज देना। मैं दीपक जी मेरी ईमेल शेयर करके, लेकिन हम लोग जो इन्फॉर्मेशन दूर से कर सकते हैं, हम एक जनरल आपको राय दे सकते हैं, मतलब दिस इज नॉट लाइक अ स्पेसिफिक एडवाइस। तो आपको अल्टीमेटली अपने डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, लेकिन आई विल बी हैप्पी टू गो ओवर द रिपोर्ट्स एंड गिव यू अ जनरल एडवाइस, क्योंकि बिना पेशेंट को देखे और कई बार रिपोर्ट्स भी हमारे पास सारी नहीं होती ना, तो वी कैन नॉट treat the patient from here, but I'll be happy to go over the reports and give you my advice for sure. All right, ma'am. Thank you. तो हम आपको अपने वेबसाइट से आप डॉक्टर शिखा जुमरा का आप ईमेल एड्रेस ले सकते हैं, और info@nrifederation.com पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, और डॉक्टर साहब का आप रिपोर्ट देख के डॉक्टर साहब आपका गाइडेंस भी दे सकते हैं कि क्या आगे, फिर आप अपने लोकल डॉक्टर से आपके उसके आगे कंसल्ट ले सकते हैं। Okay, sir. Thank you so much. Thank you. All the best. We have next anyone else? So I think there's somebody else. स्वराजी, आप पूछना चाहते हैं? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड टू सी यू। अच्छा लगा आपको देख के फिर दोबारा। एटलीस्ट दूर है मगर कनेक्टिविटी बनी हुई है काफी अच्छी वाली। मैम सब ठीक है घर पे? हाँ मैम, फाइन। अशोक सर को भी गुड इवनिंग बोलो, क्योंकि वो इंडिया में है तो गुड मॉर्निंग बोल नहीं सकता। गुड इवनिंग। हम तो अशोक जी को यहाँ बुलाना चाह रहे हैं कि अशोक जी न्यूयॉर्क आ जाइए, तो हम शिखा जी के घर पे चाय पीने चले फिर। बिल्कुल, एनी टाइम मसाला चाय एंड जानू एंड द ड्रिंक आल्सो फ्रॉम इंडोनेशिया। I can see the beautiful backyard. That's my sister house actually. I came to New York, so I'm in New York abhi. So. Okay. अच्छा, good. कि इंडियन टी हो रही है अभी आपकी मॉर्निंग। जो क्वेश्चन मेरा ये है, थोड़ा रिसर्च को लेके भी थोड़ा ये प्रॉब्लम ये है कि पोस्ट कोविड जब चल रहा है हमारा, जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है पोस्ट कोविड में, तो सबसे बड़ी पहली प्रॉब्लम तो ये आ रही है कि एक तो हार्ट अटैक लोगों को हो रहे हैं, ठीक है ना? हो रहे हैं, हाँ बिल्कुल। तो यही है कि ब्लड क्लॉट जमते हैं, मगर इसमें ऐसा क्या है कि मतलब कोई मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन तो दिया जाता है, वो कितने डेज तक कैरी करना चाहिए और कब तक? तो दूसरा ये है, पहला आप सवाल दे, इसका जवाब दे दें, फिर दूसरा पूछूंगा। पहला सवाल जो आपका है कि कोविड जो है वो आपके ब्लड क्लॉट्स के चांसेस को डेफिनेटली इंक्रीज करता है। तो मुझे इंडिया में प्रोटोकॉल्स नहीं पता, इंडिया में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और कुछ प्रॉब्लम्स अनअवॉइडेबल हैं। एक तो है कि इंडिया में हर डॉक्टर स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करता है, एंड आई थिंक सम ऑफ इट इज आल्सो इट्स इजी फॉर अस टू से हियर। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि पेशेंट लोड बहुत ज्यादा होता है, तो इट्स लाइक यू नो डॉक्टर्स के पास भी अगर काफी सारे पेशेंट्स हैं तो वो उतना स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल नहीं फॉलो कर पाते हैं। और यहाँ पे आई मीन कोविड में तो आई नो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में एटलीस्ट दे हैव देयर प्रोटोकॉल्स इवन इन इंडिया आल्सो, बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो कोविड इंक्रीजेस ब्लड क्लॉट चांसेस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम एक ब्लड टेस्ट करते हैं कॉल्ड डी डाइमर। तो अगर डी डाइमर किसी का 3 से ज्यादा होता है, किसी भी हमारे पेशेंट का, तो हम उसको यहाँ पे ब्लड थिनर पे चलाते हैं। जनरली हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई और कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, मतलब अब नेचुरली अगर किसी को ब्लीडिंग का रिस्क ज्यादा है या कोई ब्लीड कर रहा है, तब तो तुम उसको नहीं दे सकते ना ब्लड थिनर,
क्योंकि ब्लड थिनर तुम्हारी ब्लीडिंग करते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं यहाँ पे, लोवेनॉक्स, आई थिंक आप लोगों के वहाँ पे क्या बोलते हैं लोवेनॉक्स को, क्लोक्सिकिन बोलते हैं शायद, तो लोवेनॉक्स के इंजेक्शन हम देते हैं 0.5 मिलीग्राम पर केजी ट्वाइस डेली, पेट के अंदर इंजेक्शन देते हैं 0.5 मिलीग्राम ट्वाइस डेली। और जब पेशेंट फिर डिस्चार्ज होता है तो उसको हम डिस्चार्ज पे लो डोज ऑफ ज़राल्टो 10 मिलीग्राम डेली 2 हफ्ते के लिए देते हैं। तो दैट इज टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स, जिनका हर एक पेशेंट में नहीं, जिनका डी डाइमर 3 से ज्यादा आता है। और कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनका हमें लगता है कि इनको सिर्फ रिस्क नहीं है, इनको ऑलरेडी ब्लड क्लॉट है, तो हम फिर कैट स्कैन करते हैं या अल्ट्रासाउंड करते हैं लेग्स का, जस्ट टू मेक श्योर कि ब्लड क्लॉट तो नहीं है। तो अगर उनको ब्लड क्लॉट होता है तब उनको फिर हायर डोज हम ब्लड थिनर्स की देते हैं। और जिनको ब्लड क्लॉट हो गया है उनको तो एटलीस्ट 6 महीने के लिए आपको, 3 से 6 महीने के लिए आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। लेकिन जिनको ब्लड क्लॉट नहीं है, सिर्फ रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट है बेस्ड ऑन द ब्लड वर्कअप जो मैं आपको बता रही हूँ, एंड दिस इज ऑल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड, मैं आउट ऑफ कोविड नहीं बात कर रही हूँ, दिस इज ऑल पेशेंट्स हु हैव प्रूवन कोविड इन्फेक्शन एंड यूजुअली हु आर हॉस्पिटलाइज्ड। तो उनको जनरली हम 2 हफ्ते के लिए एटलीस्ट लो डोज ऑफ ब्लड थिनर्स देते हैं। अब आई थिंक अगर इंडिया में आई डोंट नो ये कितना प्रोटोकॉल हर हॉस्पिटल में फॉलो हो रहा है, और कई बार तो कितने पेशेंट्स तो घर पे ही कोविड के होते हैं। तो माइल्ड डिजीज में तो मैं यही कहूंगी कि आपको नहीं करने की जरूरत है, लेकिन कई बार किसी को अगर मॉडरेट डिजीज है, सांस की प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोविड पॉजिटिव है और सिम्टम्स हैं, तो मैं कहूंगी कि एटलीस्ट एक बार डी डाइमर करना चाहिए, भले वो घर में ही, क्योंकि इंडिया में तो हमने देखा ना काफी सारे पेशेंट्स तो घर में ही इलाज हुआ, ऑक्सीजन भी घर में ही लगी। लेकिन यूएस में तो ऐसे नहीं होता, अगर ऑक्सीजन की जरूरत है तो हॉस्पिटल आना ही पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है उन सबसेट ऑफ पेशेंट्स को जिनको मॉडरेट कोविड था लेकिन इलाज घर पे हुआ और वो घर पे रिकवर हो गए, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन लगा या फिर बिना ऑक्सीजन के ही, तो उनको मुझे लगता है कि थोड़ा एटलीस्ट एक बार डॉक्टर को बेसिक ब्लड वर्कअप कर लेना चाहिए, डी डाइमर स्पेशली, जस्ट टू मेक श्योर कि उनका रिस्क ऑफ क्लॉट तो नहीं है। सो दैट इज वन वे ऑफ अर्ली डायग्नोसिस एंड डिटेक्टिंग कि अगर रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट है तो तुम उनको ब्लड थिनर पे ट्रायल कर सकते हो, राइट। सो ब्लड क्लॉट की प्रॉब्लम काफी, बाकी ब्लड क्लॉट इटसेल्फ कैन कॉज हार्ट डिजीज बिकॉज लंग्स एंड हार्ट वर्क टुगेदर। लेकिन कई बार बिना ब्लड क्लॉट के भी कोविड जो है वो डायरेक्टली तुम्हारी हार्ट मसल्स को अफेक्ट कर रहा है, हमने देखा है। अब हाउ कैन यू डायग्नोज दैट, तो वो उसका बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। आई मीन अगर तुम हर एक बंदे की एको करने लगो जिनको कोविड हुआ है, तो आई थिंक यू वोंट हैव दैट मच एको फैसिलिटीज टू डू सो मच एको, राइट। सो आई थिंक इट इज जस्ट मोर की बीइंग विजिलेंट ऑफ द सिम्टम्स। अगर तुम्हें लग रहा है कि अभी मेरी सांस फूल रही है या थोड़ा चेस्ट में पेन हो रहा है, तो आई थिंक दैट इज इमीडिएट डॉक्टर्स अटेंशन एंड डूइंग एन एको एंड मेकिंग श्योर कोई एज सच हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है या ब्लड क्लॉट नहीं है। कई जगह पे एंड अभी तक तो एफडीए ने इसको स्टैंडर्ड नहीं बनाया, इसलिए हम ऐसे मेन प्रोग्राम में तो नहीं बोलना चाहते, लेकिन कुछ डॉक्टर सबसेट हैं जो अपने फैमिली और रिलेटिव्स में थोड़ा बेबी एस्पिरिन यूज कर रहे हैं, जिनको जैसे कॉन्टिन्यूड सिम्टम्स रह रहे हैं, जैसे हड्डियों के पेन के या कॉन्टिन्यूड थकावट रह रही है, तो कई बार बेबी एस्पिरिन यूज करने से भी, क्योंकि देयर इज वन थियोरी, अगेन दिस इज ऑल नॉट सो प्रूवन बिकॉज कोविड इज अभी सो रिलेटिवली न्यू, so I wouldn't say कि everybody should take aspirin because people can have side effects, people can bleed, so but that's something to kind of think about and talk to the doctor कि अगर continued symptoms रह रहे हैं तो maybe just trialing on a baby aspirin, क्योंकि there is another theory कि जो COVID है वो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स को भी अफेक्ट करता है, तो इसीलिए भी हमें थकावट लगती है या बोन पेन्स होते हैं। एक तो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होते हैं, और एक शायद छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स है वो अफेक्ट होती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। एक प्रॉब्लम ये भी देख रहा हूँ मैं, जो नॉर्मल मतलब सीवियर कंडीशन वाले पेशेंट नहीं, जो नॉर्मल अर्ली स्टेज में जो पकड़े जाते हैं कोविड पेशेंट, जब वो ट्रीट मतलब वो उनको 2-3 बार डिस्चार्ज होके घर आ जाते हैं, तो प्रॉब्लम क्या देख रहा हूँ, उनके आईज में इफेक्ट देख रहा हूँ मैं, आंखों में काफी ज्यादा मतलब पेन होना, इचिंग होना, कभी कभार सडनली आईज में एकदम से रेडिश वेव आनी शुरू हो जाती है। ये मैं काफी नोटिस कर रहा हूँ, काफी पेशेंट्स में आया ये केसेस ऐसे। तो ये ऐसा क्यों है? ये मेरी पहले है या ये पहले से होता है, या जिसके कुछ क्या डायबिटिक पेशेंट को भी ये हो सकता है?
हमने यूएस में इतना नहीं देखा है ये। इंडिया का मुझे सिचुएशन इतनी अच्छी अभी तक समझ नहीं है। मुझे ये जरूर पता है कि थोड़ा फंगल इन्फेक्शन हो रही थी, म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा था। अभी तो केसेस कम सुनने को मिले हैं, तो तब हमें थोड़ा सा आइस का डर लगता था कि आइस में म्यूकोरमाइकोसिस ना हो जाए। बाकी जस्ट रेगुलर इचिंग तो किसी भी वायरल में हो सकती है ना, रेगुलर रेडनेस। अब जैसे अगर आपको कोविड से पहले कोई वायरस होता था तो जनरली लोगों को क्या होता था, आंखें लाल हो जाती थी, आंखों से थोड़ा डिस्चार्ज होता था, नोज रनी नोज होता था, तो वो तो किसी भी वायरस के सिम्टम्स हो सकते हैं। यूएस में हमें इतना आई ड्रेनेज और आई सिम्टम्स देखने को नहीं मिले हैं, तो मेरा एक्सपर्टाइज नहीं है उसमें। बट अगर आंखों में पेन हो रहा है तो आई थिंक दैट समथिंग दे नीड टू गेट इवेलुएटेड टू मेक श्योर कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं है या कोई डीप इन्फेक्शन नहीं है आंखों में। बट दूसरी बात ये है कि जब तुम्हारे कोई भी वायरस होता है, तुम्हारा नोजल और तुम्हारी आंख, ईयर, नोज एंड आईज आर कनेक्टेड थ्रू डक्ट्स, राइट? तो अगर तुम्हारा नोज ब्लॉक है तो तुम्हारी आईज में भी ड्रेनेज और इचीनेस हो सकती है, तो दैट कैन बी इंटरकनेक्टेड एज वेल। मैम आपने 2 नुस्खे बताए थे, एक हल्दी और हनी का नुस्खा बताया था, वो मैं नोट कर रहा था, और आपने एक बताया था इंडोनेशिया वाला फॉर्मूला, उसमें कोकोनट वाटर में आप कुछ वो जरा एक बार फिर दोबारा बता देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। Definitely, I and again this is just घर के नुस्खे, this is not like approved by the FDA or India government, but एक ड्रिंक होता है जैसे वो इंडोनेशिया में बोलते हैं, आई थिंक दे कॉल इट जामू ड्रिंक, जामू और जानू समथिंग लाइक दैट। तो उसमें वो क्या करते हैं, कोकोनट वाटर के अंदर वो फ्रेश हल्दी, फ्रेश अदरक और नींबू डाल के उसको पीस देते हैं। So I think these things are gonna be very, very important, especially, with this COVID and all these infections, like, of course, medicine is important. Timely advice of the doctor, seeking timely help is very, very important. I'm not saying that these things replace, doctor's expertise or medicine or care, but I think हमें ये पाया गया कि कोविड में वी काइंड ऑफ एक्सपोज्ड कि हमारा आज का जो है हमारी बॉडी है, इट इज सो अनहेल्दी, लैक ऑफ स्लीप, हमारी जो हम लैक ऑफ एक्टिविटी एंड जो हमारी डाइट पैटर्न्स चेंज हो गए हैं। वी आर मोर लाइक इनटू द वेस्टर्न डाइट और फैट डाइट। तो ये सब चीजें नेचुरल वे है, बिकॉज कोविड के बाद मैंने देखा कि काफी सारे पेशेंट्स को ये जो बॉडी एक्स वगैरह होते हैं, काफी सारे विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो ये कोकोनट वाटर में इज द बेस्ट थिंग, आपका सारे मिनरल्स आपको मिल जाते हैं, आपको कहीं से ऊपर से मल्टी मिनरल खाने की जरूरत नहीं है। हल्दी और अदरक आपकी एंटी इन्फ्लामेटरी है, विच इज वेल प्रूवन, और जो नींबू है वो आपका विटामिन सी देता है। तो दैट इज वन थिंग। अदर थिंग इज कि मैंने पीछे एक किसी जर्नल में तो पढ़ा था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द जर्नल, कि उन्होंने एक रिसर्च की थी कि हल्दी और शहद को सुबह शाम दो तो इट इज एज इफेक्टिव एज एंटीबायोटिक। तो आई वुडंट से कि आप एंटीबायोटिक बंद कर दो और हल्दी और शहद लो, ऑफ कोर्स, बट आई थिंक these things don't harm. If they don't help too much, they won't harm. So until unless आप डायबिटिक हो तो आई वुड से कि तब ऐसा नहीं कि आप 2 चम्मच हनी खाओ और बाद में कहो कि डॉक्टर डूमरा मेरी तो शुगर 500 हो गई। तो इफ यू डोंट हैव एनी कॉन्ट्रा इंडिकेशन, तो आई थिंक फ्रेश अदरक का जूस डाल के और थोड़ा ब्लैक पेपर और हल्दी और हनी डाल के आप कोल्ड एंड कॉफ में ले सकते हो। एंड दीज थिंग्स हैव टू बी स्टार्टेड अर्ली ऑन, जब कोल्ड एंड कॉफ शुरू हो रहा होता है। ओके, अब मुझे आपकी other thing which is proven, sorry I didn't want to, other thing which is proven is हल्दी का क्या होता है ना, हल्दी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती, इसलिए you have to add black pepper, because black pepper जो है वो हल्दी की एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करती है। ओके मैम, मुझे आपकी मेल आईडी चाहिए थी, कुछ कैंसर पेशेंट है सीवियर कंडीशन वाले, तो मैं चाह रहा था कि आपके कोई कलीग्स हों जिसपे जो ब्लड कैंसर पे रिसर्च कर रहे हैं, तो उनकी अगर हेल्प हो सके तो आप ले लीजिए। लेकिन ब्लड कैंसर का मेरा एज सच मुझे कोई नहीं पता कि अभी मेरे कलीग्स हैं। आप मेरी ईमेल आईडी जरूर ले लीजिए, बट बिफोर आई गेट द इंफॉर्मेशन आई वांट टू मेक श्योर आई हैव द रिसोर्सेज टू हेल्प देम, अदरवाइज आई जस्ट डोंट वांट टू से कि आप भेज दो, और बिकॉज आई एम नॉट अ कैंसर डॉक्टर, but I can ask around and see what I get, and if I get anybody who is ready to help, then I will definitely let you know. Okay, thank you ma'am, thank you. Over to you sir. Okay, thank you very much. तो आई थिंक आज का डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आज का सेशन हम यहीं पे और करते हैं, बिकॉज आई नो इट वाज लेट एंड वी आर नॉट हेलो hello, yes, hi, thank you sir,
थैंक यू। आज नाना जी जुड़े थे सर, उनके जो पेन था ना, तो मैं घर पे आया था उनके। हाँ नहीं नहीं, अच्छी बात है सितेश, बहुत अच्छी बात है। दीपक सर, होपफुली। हाँ जी दीपक सर 30 सेकंड सर, इफ यू अलाउ। हाँ बोले। गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग सर। मैडम छोटी सी इशू आ रही है, थोड़ा सा एक्सरसाइज में मैडम, क्या डिप्स पुशअप में ना यहाँ पे पेन स्टार्ट हो गया है कल मॉर्निंग से। तो नॉर्मल वाटर ग्लास कैरी करने में या राइटिंग में कोई इशू नहीं होता है, बट जब भी कुछ अनयूजुअल मूवमेंट होता है मैडम यहाँ पे पेन फील करता है। क्या एक्सरे करवा लूं मैडम, या कुछ नॉर्मली ऐसा हो रहा है मैडम? यहाँ पे पेन होता है मैडम। एक्सरे मुझे नहीं लगता अभी इतनी जल्दी कराने की जरूरत है। आपका हैंड मूवमेंट तो ठीक हो रहा है। आप वो हैंड इमोबिलाइजर होता है ना, हाथ का इमोबिलाइजर मिल जाता है फार्मेसी से, आप वो डालिए, थोड़ा मूव वूव लगाइए। अगर 1-2 दिन में नहीं ठीक होता तब आप करा लीजिए। लेकिन ये सब भी जो एक्सरसाइजेज है ना, कई बार दे आर लाइक 2 वे स्पोर्ट, तो थोड़ा धीरे धीरे आपको स्टार्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम से शुरू हुए और चलो जी आज तो मैं 40 मिनट्स एक्सरसाइज करूंगा। यू नीड टू बिल्ड अप स्लोली। नहीं मैडम, करते आ रहा हूँ 5-6 महीने से, अचानक कल मॉर्निंग में हो गया। पता नहीं वेट थोड़ा। हाँ, अगर आपको 1-2 दिन में नहीं ठीक होता देन यू कैन डू एक्सरे, बट जिस तरह से आप मूवमेंट कर रहे हो, मूवमेंट तो आपका ठीक ही लग रहा है, तो मुझे लगता नहीं फ्रैक्चर होगा। तो आप हैंड इमोबिलाइजर डाल सकते हो, मूव लगा सकते हो, मोटरिन ले सकते हो, अगर आपको कोई और कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है तो अगर नहीं ठीक होता देन यू कैन डू एक्सरे। थैंक यू वेरी वेलकम। तो थैंक यू डॉक्टर साहब। आज का मेरे सेशन, आई नो इट्स आप सबको बता देंगे कि यूजुअली इट इज हॉलीडे वीकेंड यूएस में, और जुलाई में यूजुअली सब अपने वेकेशंस पे जाते हैं। जैसे डॉक्टर साहब भी अपने सिस्टर के आए हुए हैं, तो इसलिए तो बट आई थिंक थैंक यू डॉक्टर फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थैंक यू अशोक जी एंड ऑल द पीपल ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके मिलके, और आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम वी हैड शेयर्ड टुगेदर, great advice from the doctor we had shared together, and इसी के साथ में अशोक जी आप हैं लाइन पे? जी मैं बिल्कुल लाइन पे हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया Thank आपका you to जुड़ने के both लिए। of you. Thank you Ashok ji for doing this and taking initiative, and thank you Deepak ji. I think it is really nice that we can reach out to people, and ज़्यादा तो हम दूर बैठ के नहीं कर सकते हैं, but at least kind of guiding them in the right direction and allaying their fears and just being there for support. I think is really nice. So thank you to both of you for organizing this. एक मिनट डॉक्टर साहब, सिर्फ एक मिनट। रितेश एक हमारे सहयोगी हैं, मैं उनका 2-3 बार उनका मैसेज आया कि मैं सिर्फ 1 मिनट लेता। रितेश जल्दी से बोल दीजिए। जी सर गुड इवनिंग। हाँ रितेश बोलिए जल्दी से। हाय रितेश। मैम गुड मॉर्निंग। वहाँ तो यूएस में मॉर्निंग है, तो गुड मॉर्निंग। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। मेरे एक रिलेटिव है, उनको कोविड हुआ था एक्चुअली अप्रैल या शायद मई में, और उनको कंटिन्यूअस गैस का फॉर्मेशन हो रहा है उसके बाद, और कंटिन्यूअस बेल्चेस उनको आते हैं। क्या हो रहा है? उनको कंटिन्यूअस गैस का फॉर्मेशन होता है और बेल्चेस भी रेगुलरली आते हैं। मुझे समझ आ रही है डॉक्टर साहब, गैस ओके। तो गैस का क्या कंटिन्यूअस होता है? थोड़ा सा आप उसको डिटेल में बताएंगे। गैस प्रॉब्लम तो एक जनरल टर्म है, तो क्या होता है उनको? एक्चुअली क्या है कि जब भी उनको थोड़ा देर होता है खाना खाने के बाद 2 घंटे या 2.5 घंटे, उसके बाद कंटिन्यूअस उनको ढका रहना, गैस का फॉर्मेशन होना या हाइपर एसिडिटी होना, ये रेगुलरली होता है। तो वो ओबीस है, उनका वेट ज्यादा है? थोड़ा, मुझे लगता है थोड़ा बॉडी मास इंडेक्स उनका ज्यादा है। तो देखिए, आई डोंट नो इफ दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कोविड और नॉट। नेचुरली कोविड के बाद तुम्हारा पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम रीवैम्प हो जाता है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कोविड ट्रिगर किया हो, लेकिन बड़ी सारी चीजें हो सकती है गैस प्रॉब्लम में। एक तो यही हो सकता है कि तुम्हारी जो डाइट है वो कैसी, अगेन आई ब्रिंग एवरीथिंग टू डाइट बिकॉज आई फील वी आर व्हाट वी ईट, राइट? सो डाइट तुम्हारी कैसी है? अगर वो ज्यादा फैटी फूड खा रहे हैं, ये सब खा रहे हैं, तो उनकी वजह से भी हो सकता है। तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल यू लुक इनटू योर ओन किचन कि वो क्या खा रहे हैं, तो अगर अपनी डाइट को वो थोड़ा सा ब्लैंड बना लें, थोड़ा सा लेस फ्राइड फूड ना खाएं, थोड़ा कार्ब्स कम करें, और थोड़ा सा स्मॉल मील्स खाएं एक टाइम पे, राइट? छोटे छोटे मील्स खाएं रेदर देन अ बिग मील, तो मे बी दैट वुड हेल्प। और किस टाइम खाना खा रहे हैं। दूसरा है, अगर आपको लग रहा है गैस है, तो आप ओवर द काउंटर प्राइलोसेक या प्रोटोनिक्स ले सकते हो थोड़े दिन, एंड देखो कि अगर उनको ठीक होता है कि नहीं होता।
अदर थिंग इज स्पेशली फीमेल्स में अगर उनका आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज अगर स्पेशली फीमेल है, वेट ज्यादा है, तो कई बार गॉल स्टोन की वजह से भी ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हो सकते हैं कि गैस बनती है, बेल्चिंग होती है, तो उनको बाद में पाया जाता है कि गॉल स्टोन्स हैं। तो अगर आपको लगता है सिम्टम्स नहीं ठीक हो रहे डाइट से और थोड़ा प्रोटोनिक्स लेने से, तो यू कैन गेट एन अल्ट्रासाउंड जस्ट टू मेक श्योर गॉल स्टोन वगैरह नहीं है। एंड देन अगर फिर भी लगता है सिम्टम्स हैं और ये सब नहीं ठीक होता, तो नेक्स्ट थिंग वी ऑलवेज से इज यू हैव टू मेक श्योर कोई अल्सर या सिग्निफिकेंट गैस्ट्राइटिस तो नहीं है, तो आप गैस्ट्रो को दिखा सकते हैं। तो दीज आर द कॉमन एडवाइस आई वुड गिव based on what you have told me. Okay, ma'am. Okay, thank you, रितेश, ma'am. लास्ट सेशन में हमने हमारे पास डॉक्टर सुधा नाहर थी जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, और एक वीडियो भी रिकॉर्डेड है हमारी एनआरए फेडरेशन की वेबसाइट पे और यूट्यूब पे भी, तो आप उसको देख सकते हैं। और उसमें उन्होंने काफी सजेशंस दिए थे। सेशन में था। हेलो, हाँ सर, मैं था उस सेशन में। तो ठीक है। अशोक जी, आप बोल रहे थे कुछ और? जी नहीं, बस ठीक है। बस डॉक्टर साहब का शुक्रिया करना है। मैंने कहा डॉक्टर साहब काफी, मैंने रोक दिया था क्योंकि रितेश का मैं मैसेज देख रहा था। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू एवरीबॉडी। और अशोक जी, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन न्यूयॉर्क सून। देखिए जल्दी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल the टाइम। session today, I think there was a little confusion today, कुछ लिंक वगैरह में प्रॉब्लम हुई, तो आई एम सो सॉरी इफ आई डिलेड द सेशन। नहीं, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आपका इतना समय हम लेते हैं, कोई बात नहीं इसमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। फिर आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं एंड आई विश एवरीबॉडी गुड। और जैसे हमने अशोक जी बात किया आज कि आई थिंक कि इंडिया में जो यहाँ पे शिखा जी विल एग्री विद अस कि इंडिया, अमेरिका में आज कोविड इज ऑलमोस्ट ओवर और हर जगह इज ओवर क्राउडेड। हर जगह पीपल आर, हर चीज का प्राइस बढ़ गया है। पीपल आर गोइंग ऑन वेकेशंस, टूरिज्म बढ़ गया है, सब बढ़ रहा है। तो आई थिंक इंडिया में भी ये सब होने वाला है। तो लोगों को पैनिक हो रखा है कि हमारा बिजनेस चला गया, हमारा ये चला गया, वो चला गया, आई थिंक इट विल बी ओवर सून। लोगों को तैयारी कर लेनी चाहिए कि इंडिया में भी दे विल हैव ओवरवेलमिंग बिजनेस आगे फ्यूचर में। टूरिज्म आने वाला है, आज होटल्स, रेस्टोरेंट्स जो भी सब जगह है फुल होने वाले हैं। आप प्रिपेयर होकर रहिए। तो जो अभी अमेरिका 3 महीने, मेरे को लगता है 2 से 3 महीने हम आगे हैं, तो वो इंडिया में सिचुएशन आने वाली है और इंडिया में प्रिपेयर रहेंगे तो उसका बेनिफिट ले सकेंगे। तो आई मीन, आई अगेन बिजनेस की आप लोगों को ज्यादा नॉलेज होगी, तो इट्स नॉट माय एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज, बट मैं यही कहूंगी कि मुझे नहीं लगता कि कोविड अभी खत्म हुआ है। मुझे लगता है कि ये दिस इज अ फॉल्स परसेप्शन कि कोविड खत्म हो गया है। यूएस में भी अभी केसेस बढ़ रहे हैं। यूएस में तो इनफैक्ट इट लुक्स लाइक देयर आर 2 पैरेलल यूएस गोइंग ऑन। एक यूएस ऐसा पार्ट है जिसमें वैक्सीनेशन बेटर है, तो वो बेटर कर रहा है, लेकिन दूसरा यूएस का पार्ट है जिसमें वैक्सीनेशन कम है, तो उसमें तो एक्चुअली काफी केसेस आ रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट भी जो है काफी फैल रहा है। तो मैं यही कहूंगी कि नेचुरली आई प्रे एंड आई होप कि कोविड की 3rd वेव ना आए। ऑल ऑफ अस वांट दैट कि कोविड खत्म हो जाए। एंड बड़े सारे लोगों को बिजनेस का नुकसान हुआ है। इनफैक्ट आई हैव सीन इन माय ओन फैमिली, यू नो, my brother, like he had a booming catering business for 2 years, is just closed. So of course we wish कि business का boom वापस आए, लेकिन all of us have to do you know what we can do in our power to bring back to the times which we were in before COVID, and that is just get vaccinated, you know, spread the word, get as many people vaccinated as possible, because that's the only cure that can get us out of this dreadful situation and 3rd wave. abhi bhi India mein vaccination, of course India is a very populous country, so hum percentage se to nahi ja sakte, percentage wise to based on population bahut kam hai, lekin I think abhi bhi India mein and even America mein bhi at least 70-80% vaccination is must, जो कि अभी अमेरिका में भी we are lacking behind, and UK is much ahead of us in vaccination. So I think we all need to ramp up the vaccination and do whatever we can do in that regards. बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। थोड़ा सा हमको सतर्क रहना पड़ेगा और वैक्सीनेशन जो है वो जितना जल्दी हो सके उसको करवाना है। जो लोग रह गए हैं उनको करवाना है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन तक रीच आउट करना थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम इससे ओवरकम होंगे और दुनिया फिर से बेहतर होगी। और यही उम्मीद कर सकते हैं डॉक्टर साहब जी। इसी के साथ हम
थैंक यू अशोक जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। Thank you एंड so इसी के much. लिए आज का सेशन हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। एंड Thank you. आई थिंक विश यू एवरीबॉडी हैप्पी हॉलीडेज, हैप्पी वीकेंड। Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Good day.